concurrent programming। इसमें क्या होगा? मल्टीपल प्रोसेस कैन बी scheduled parallelly on two different processor। यही ना है, मल्टीपल प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कर देंगे, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों में कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होगा तो मल्टीपल प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या देखेंगे? दो तरीके के प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ऑर्डर हुआ ना। एक प्रोसेस है, मान लो P1, एक P2 है। इसका कितना तरीके का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस हो सकता है? P1 और P2 दो प्रोसेस है, क्या क्या पॉसिबल है इसमें? इसमें एक पॉसिबल है क्या कि पहले P1 एग्जीक्यूट करे, उसके बाद P2 एग्जीक्यूट करे। एक ए पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? जो पहले P2 एग्जीक्यूट करे, उसके बाद P1 एग्जीक्यूट करे। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? जो P1 भी करे और P2 भी करे, पैरेलली करे, एक साथ दोनों कर जाए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गया? ए फर्स्ट, ए सेकेंड और ए थर्ड पॉसिबिलिटी है। तो क्या P1 के बाद P2 आएगा, इसमें P2 के बाद P1 आएगा, इसमें P1 अपना रन करेगा और P2 अपना रन करेगा। किसी को एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या रहा होगा? इसका मतलब सिंपल जानो, कोई मतलब जब नहीं है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है, तो ये दोनों जो भी डेटा आइटम में रीड और राइट कर रहा होगा, किसी वेरिएबल को एक्सेस करने का मतलब क्या होता है? कुछ डेटा रिट्रीव कर रहे हैं या फिर डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो रिट्रीव करना मतलब क्या हुआ? रीड करना। स्टोर करना मतलब क्या हुआ? राइट करना। तो ऑपरेशन तो दो ही तरह का बेसिकली है, रीड और राइट। तो मतलब कि एक केस में, थर्ड वाले केस में क्या हो सकता है? थर्ड वाले में रीड ऑफ वन इंटरसेक्शन रीड ऑफ टू इक्वल टू क्या रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए। और कंडीशन क्या है? रीड ऑफ वन इंटरसेक्शन राइट ऑफ टू इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मतलब कि कॉमन नहीं होना चाहिए। जो डेटा पर रीड और राइट ऑपरेशन हो रहा है वो कॉमन नहीं रहना चाहिए। फिर क्या होगा? और रीड का तो हो गया ना, इसके बाद राइट का लाते हैं। राइट वन मतलब P1 राइट ऑपरेशन जो कर रहा है और P2 जो राइट ऑपरेशन कर रहा है, ये दोनों में भी कॉमन नहीं कुछ होना चाहिए, 5 है। मतलब ये जो सेट है, ये तीनों सेट एम्प्टी होना चाहिए पैरेलली रन करने के लिए।
एक कंडीशन है। तो क्या इसमें क्या रीड वन रीड टू क्या है, सिंपल जानो क्या, जो मान लो P1 एक प्रोसेस है और एक और प्रोसेस क्या है, P2 है। तो ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक नहीं ब्लू से, कलरफुल दुनिया रहना चाहिए। अपना पास बोर्ड है, बोर्ड को ही कलरफुल करते हैं, देखते रहना अच्छे से, ठीक। क्योंकि अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, तो छोटा ही टॉपिक है लेकिन सही है, पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का, तो ढंग से समझते हैं, जरूरी है, सिलेबस में है इसलिए भी जरूरी है। P1 में क्या है, P1 जो एक प्रोसेस है उसमें क्या कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन में क्या किया जा रहा है, जो मान लो x इक्वल टू वाई प्लस जेड और इसमें r इक्वल टू टी प्लस यू। तो इसमें टोटल को अगर देखते हैं, दोनों ही प्रोसेस जो है अपना अपना काम कर रहा है ना, P1 कुछ कर रहा है, P2 भी कुछ कर रहा है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि रीड क्या क्या है, रीड सेट में क्या क्या है, क्या क्या रीड किया जा रहा है, तो क्या है वाई जेड टी यू, मतलब वाई जेड टी और यू। ये क्या है, ये है रीड सेट। सेम उस तरीके से ही राइट सेट क्या है, राइट सेट है एक्स और आर, यही दोनों में राइट ऑपरेशन हो रहा है ना। स्टोर यहाँ ही है ना, P1 क्या कर रहा है, y प्लस जेड को x में डालना है, ये दोनों को ऐड करके वैल्यू कहाँ रखना है, x में रखना है। मतलब ये दोनों को ऐड करना है, ये वैल्यू को, इसके वैल्यू को रीड किया, इसकी वैल्यू को रीड किया, ये दोनों को वैल्यू को ऐड करके इसमें x में स्टोर कर दिया। एडिशन ऐसे ही होता है ना, क्योंकि ये काम कहाँ चलेगा, ये काम चलेगा प्रोसेसर में। प्रोसेसर में क्या होगा, प्रोसेसर में जब रन करेगा ये इंस्ट्रक्शन तो क्या होगा, ये किसी फाइल होगा, कहीं होगा, ये भी कहीं होगा, वहां से कॉपी करके रजिस्टर में चीज को लाया जाएगा, y का वैल्यू को और z के वैल्यू को भी, दोनों को ऐड करके x में स्टोर किया जाएगा। सेम ऐसे ही t और u का वैल्यू को एक्सेस किया गया, रीड किया गया और फिर यहाँ स्टोर किया गया। तो रीड सेट कितना हो गया, y को रीड कर रहे हैं, z को रीड कर रहे हैं, y को z को यहाँ पर, उसके बाद t और u को यहाँ पर रीड कर रहे हैं, तो क्या हो गया, रीड सेट हो गया। अब राइट सेट देखेंगे, तो राइट सेट में क्या क्या है, राइट में x है और r है, तो यहाँ लिखेंगे x और r। ये क्या है, राइट ऑपरेशन इस पर हो रहा है x में और r में, यही चीज है ना। तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, P1 P2 में ना, तो रीड सेट कॉमन है। देखो x y z यहाँ वेरिएबल यूज हुआ है, r t u यहाँ वेरिएबल यूज हुआ है, कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है ना। मतलब इसका जो वैल्यू है इसमें सेटिस्फाई कर गया ना तीनों। दोनों का रीड भी नहीं कॉमन है, एक का रीड दूसरे का राइट में भी कुछ कॉमन नहीं है, और एक का राइट और दूसरे का राइट में भी कुछ कॉमन नहीं है। मतलब ये दोनों प्रोसेस को पैरेलली रन हम लोग करवा सकते हैं। तो एक और केस लेते हैं, क्या, एक और केस लेते हैं जहां पर डिपेंडेंसी हो। देखो क्या डिपेंडेंसी हो सकता है, मान लो P1 P2 तो यहाँ है ना, तो एक लेते हैं P3 और P4, तो यहाँ लिखते हैं D इक्वल टू E प्लस F। P4 में क्या लिखते हैं, P4 में लिखते हैं, मान लो S इक्वल टू D प्लस
जी। हो गया, लिख लिए ना। अब दोनों में राइट सेट क्या हो गया? राइट सेट अगर दोनों का देखेंगे, दोनों का राइट सेट अगर देखना है, रीड सेट राइट सेट यहां लिखते हैं दोनों का, तो राइट सेट में क्या होगा? डी और एस को राइट किया जा रहा है, डी और एस को राइट किया जा रहा है। सेम उस तरीके से रीड सेट क्या होगा? दोनों रीड क्या कर रहा है? ई और एफ, ई और एफ, यहां पर डी और जी, डी जी। तो यहां पर देखो हम लोग चेक करेंगे कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। तो रीड ऑफ 1 रीड ऑफ 2 में फाई है, मतलब कुछ कॉमन तो नहीं है। ए क्या रीड कर रहा है? ई और एफ। ए क्या रीड कर रहा है? डी और जी। दोनों अलग अलग चीज को रीड कर रहा है, कोई चीज कॉमन नहीं है, मतलब पहला सेटिस्फाइड है। इसको टिक लगा लेते हैं। फिर एक का रीड दूसरे का राइट में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो देखते हैं क्या। ई और एफ यहाँ रीड कर रहा है, यहाँ राइट एस कर रहा है, तब तो कॉमन नहीं है। दूसरी साइड से देखते हैं, डी राइट कर रहा है, यहाँ पर डी और जी को रीड कर रहा है, मतलब इसका राइट और इसका रीड कॉमन है ना। देखो डी पहले राइट होगा तभी तो डी यहाँ रीड करेगा, डिपेंडेंसी है ना। मतलब क्या? रीड और राइट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? अब ये प्रोसेस डिपेंडेंट हो गया है। जब तक P3 राइट नहीं करेगा P4 नहीं एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब क्या? ये कैसे रन करेगा? अब ये इस तरीके से रन करेगा, P3, इसके बाद क्या होगा? P4, इसी सीक्वेंस में रन करेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि रीड और राइट फाई नहीं था, मतलब कुछ कॉमन एग्जिस्टेंस है। क्या है? P3 जिस डेटा आइटम को राइट कर रहा है उस डेटा आइटम को P4 रीड कर रहा है। तो मान लो P3 के पहले अगर P4 को कर लेंगे, P4 अगर पहले कर लेते तो क्या होता? D का जो अपडेटेड वैल्यू है, P3 जो राइट किया है, ये दोनों को ऐड करके D में राइट किया है, इस वैल्यू को P4 एक्सेस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि P4 पहले ही एग्जीक्यूट करे, P3 का नाम भी नहीं है वहां पर। P3 से पहले अगर एग्जीक्यूट किया P4, उसमें P3 है ही नहीं, P3 का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो P3 का D का वैल्यू क्या रीड करेगा? P4 है जो D का क्या वैल्यू रीड करेगा? जो पहले कोई और प्रोसेस रन किया होगा, क्योंकि मेमोरी लोकेट कहीं ना कहीं हुआ होगा। D क्या है? मेमोरी ब्लॉक है, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कहीं ना कहीं एक स्टोरेज स्पेस बना हुआ है जो मेमोरी में ही है। या तो इसका वैल्यू 0 रहा होगा, या तो कुछ और वैल्यू होगा जो कोई और प्रोसेस को पहले कभी ना कभी तो यूज हुआ होगा ना वो मेमोरी ब्लॉक। जो मेमोरी ब्लॉक है D के लिए, मान लो D के लिए कोई मेमोरी ब्लॉक है जहां पर D स्टोर था, ये मेमोरी ब्लॉक किसी और प्रोसेस को कभी ना कभी एलोकेट किया गया होगा ना, अलॉट हुआ होगा ना, वो यहाँ ऑपरेशन करके कुछ डेटा स्टोर किया होगा। तो वही डेटा को ये P4 है जो रीड करेगा। मतलब वो डेटा क्या है? P4 के लिए गार्बेज है। गार्बेज तो किसको कहते हैं? यूजलेस जो वैल्यू है। यूजलेस वैल्यू यहाँ पर क्या है? मेमोरी में यूजलेस वैल्यू वही है जो कोई और प्रोसेस जिससे कोई लेना देना नहीं है वो अपडेट करके चला गया है, वो अभी तक उसी का वैल्यू आ रहा है। तो इसके लिए तरीका है, प्रोग्रामिंग में है ऑप्शन कि जब हम लोग D किसी और को एलोकेट करेंगे तो 0 करके भी कर सकते हैं, मतलब इनिशियली ही 0 रहे, या फिर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन इंपोज करें कि कंपाइल के बाद में वो 0 हो जाए। जो भी चीज है प्रोग्रामिंग में देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग में इस सारा चीज को हम डिटेल में देखेंगे। अभी बस देखना है कि रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है, डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो समझ में आ गया ना ये डिपेंडेंसी कैसे जरूरी है। उसी तरीके से मान लो P4 का राइट है, मान लो यहाँ पर S कर दें तो क्या हो गया? P4 जो राइट कर रहा है, जो रीड कर रहा है, यहाँ D नहीं, यहाँ पर मान लो X हो गया, यहाँ पर X है, D नहीं है, यहाँ X है, ये डिपेंडेंसी खत्म हो गया ना, ये नहीं रहा। अब यहाँ पर X है तो
क्या होगा, यहाँ एस है और यहाँ भी एस है, मतलब क्या है, P4 जो राइट कर रहा है वो P3 रीड कर रहा है, लेकिन सेम मेमोरी ब्लॉक को P4 से पहले ही रीड कर रहा है, मतलब P3 के बाद में ही P4 को होना है। क्यों, अगर P4 के बाद में P3 होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, P3 है जो S का ओल्ड वैल्यू को ले रहा है, पुराना वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा है, जबकि अगर P4 के बाद में P3 से डील करेंगे तो P4 जो अपडेट किया है इसमें वैल्यू, उस वैल्यू को P3 ले लेगा, जो कि चाहिए ही नहीं, प्रोग्राम नहीं बोल रहा है हम लोग करने के लिए। तो इसीलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए। तो कैसे कैसे करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे P3 के बाद P4 एरो लगा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीसीडेंस ग्राफ। ये जो सबको P3 के बाद P4 आया, ये P1 P2 ऐसे चल रहा है, P1 के बाद P2, ये सब जितना ब्लॉक में बना है ना, ये सब ब्लॉक में बना, ये नहीं तो कंडीशन है चेकिंग के लिए, ये जो ब्लॉक में बना है प्रोसेस के लिए, उस सबको बोलते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कुछ प्रोसेस एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा होगा सीक्वेंशियल ऑर्डर में, कुछ प्रोसेस पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो देखेंगे कि इसके लिए प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे कैसे बनाया जाता है। कॉनकरेंट प्रोग्रामिंग, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग एक ओवरव्यू देखे थे। जो कनकरेंट प्रोग्रामिंग करते किस लिए हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, एक ओवरव्यू बता रहे हैं, रफ हंस के जल्दी में बताएंगे। कनकरेंट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस है, अगर एक ऐसा केस रहे कि पैरेलल में रन करे, एक क्या है, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे सीपीयू शेड्यूलिंग में, ये चीज देखे थे क्या, जो रेडी स्टेट है, रनिंग है, और एक लास्ट में टर्मिनेटेड या कंप्लीटेड बोलो, और आईओ वेट। तो यहाँ क्या हम लोग देखे थे कि सिस्टम में जब प्रोग्राम आया, प्रोसेस बना, मतलब क्या, क्रिएट हुआ, एलटीएस क्रिएट किया था, इसके बाद रेडी स्टेट से हम लोग कहाँ गए थे, रनिंग में गए थे ना। तो रनिंग का क्या था, स्पेसिफिकेशंस क्या था इसका, रनिंग स्टेट जो था, रनिंग से कंप्लीट होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आईओ वेट का वो जो साइकिल चलता है वो रहेगा, प्रीएम्पशन मान लो है, प्रीएम्प्ट होगा, सारा एरो हो गया। तो केवल इस स्टेट के बारे में, केवल ए स्टेट जो रनिंग स्टेट है, मतलब ये क्या है, ये है हम लोग का एक्चुअल सीपीयू, मतलब प्रोसेसर। ये प्रोसेसर क्या है, जितना भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एग्जैक्टली, प्रोग्राम है, माइक्रो प्रोग्राम है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन लेवल पर एग्जीक्यूशन जो होगा वो होगा रनिंग स्टेट में ही। बस टाइम में देखे थे हम लोग। तो यहाँ पर कुछ और भी बताए थे ना, जो रनिंग स्टेट में कितना प्रोसेस रह सकता है एक साथ में, बताया था ना, एक ही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि प्रोसेसर है एक टाइम में एक ही प्रोसेस को सर्व कर सकता है, फास्टली करे, स्लोली करे, जो भी चीज हो, और ये फास्टली स्लोली भी नहीं करेगा। ये क्या है, इसका यूनिट टाइम है, मतलब क्या, कुछ भी पार्टिकुलर यूनिट है, आई यूनिट टाइम मान लो है, आई यूनिट टाइम, तब ए किसी भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन को, किसी भी, कुछ भी प्रोग्राम लिखो, कुछ भी करवाओ सिस्टम से, किसी भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन को आई यूनिट टाइम में ही करेगा, ये फिक्स है। तो कितना है, बहुत छोटा है,
मतलब माइक्रो सेकेंड से छोटा उसके लेवल का, बहुत ही छोटा। तो इतना जल्दी प्रोसेसर एक यूनिट टाइम में एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा। तो बोलो अलग अलग प्रोग्राम को रन करने के लिए क्यों ज्यादा और कम टाइम लगा? मान लो एक प्रोसेस था, P1 था वीडियो एडिटिंग का, और P2 प्रोसेस है, P2 है जो बस एक MP3 सॉन्ग चला रहे हैं सॉन्ग के लिए। कुछ भी रहे, म्यूजिक प्लेयर टाइप का कुछ ऐप है, इसके वीडियो एडिटिंग के लिए भी एक ऐप है। मान लो कुछ भी मान लेते हैं, फिल्मोरा है जिससे वीडियो एडिटिंग होता है, इसको रन करवाए, ये दोनों को रन करवाएंगे। तो इसमें क्या हम लोग नोटिस करेंगे कि ये जब रन करता है सॉन्ग, ये बहुत ही फास्टर रन करता है, लेकिन वीडियो एडिटर है जो स्लोअर है, कंपैरेटिव स्लोअर है, सेम प्रोसेसर पर कंपैरेटिवली बहुत ही स्लो होगा। तो बोलो क्यों होगा? यहां तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सेम यूनिट टाइम लग रहा है, ये बात पक्का है, ये गारंटी हम बता भी रहे हैं और होता भी ऐसा एक्चुअली है। लेकिन तो उसी रनिंग स्टेट में दोनों ही प्रोसेस अपने अपने टाइम में अपने अपने बर्स्ट टाइम को कंप्लीट करेगा। सीपीयू टाइम को कंप्लीट जब करेगा, मतलब एग्जीक्यूट जब होगा, तो एक को कम लग रहा है टाइम, एक को ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? प्रोसेस है ना। प्रोसेस मतलब कुछ वर्क है, कोड है, कोड एग्जीक्यूट हो रहा था ना, मतलब क्या है? कोड है। इसके लिए भी क्या है? एक अपना कोड है, कुछ भी कोडिंग है जो रन करवा रहे हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन मान लो k है, और यहां पर नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन मान लो p है। p नहीं q मानते हैं, मान लो आई कहीं और लिए थे, q मानते हैं। तो एक बात जान लो, क्या q वेरी वेरी ग्रेटर देन k। q का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है q के लिए। एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का टाइम सेम ही लग रहा था, प्रोसेसर के पास में कोई मतलब नहीं है, कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, इसके पास में फिक्स्ड नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो कहाँ स्टोर्ड है? सुने होंगे क्या? रैम चेंज किए, हार्ड डिस्क चेंज किए, सब चेंज किए। रोम क्या होता है? रोम एक वर्ड था ना बच्चा में पढ़ने के लिए, एक रैम था, एक रोम था। रोम में कुछ राइट नहीं कर सकते थे ना, रैम में हम लोग राइट करते हैं ना, मतलब कि हम नहीं करते हैं, प्रोसेसर करवाता है, लेकिन सिस्टम में रीड राइट होता है ऑपरेशन रैम में। रोम में क्या रहता है? रोम में यही चीज रहता है। क्या क्या है? और सबसे मेन जो स्टोरेज है, जो डिक्शनरी बोल सकते हो, वो खुद प्रोसेसर में होता है। तो देखिए होगे एक ऐसा शेप का मिडिल में बहुत ही साइन करता हुआ एक डिवाइस होता है, मदरबोर्ड में लगा हुआ। मदरबोर्ड में मान लो ऐसा है, मदरबोर्ड बड़ा सा है, एक साइन करता हुआ एक डिवाइस रहेगा। साइज एक्चुअली कितना होगा? 1 इंच बाई 1 इंच का होगा वो, माने 1 बाई 1 इंच का होगा, उसका ऐसे रेक्टेंगुलर में लगा रहता है। उसके आसपास में थोड़ा और स्पेस रहेगा, देखो बहुत सारा ऐसा सर्किट ड्रॉन है। तो यहां ही प्रोसेस होता है, और जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है जो सब यहां स्टोर्ड है। तो इसलिए क्या काम करवा रहे हो? P1 प्रोसेस है, P2 है, P10 है, कुछ भी प्रोसेस हो, जब उसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन में ब्रेक करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं यहां से ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग 50 आदमी हैं, मान लो एक लेटर लिखना है, हो सकता है 50 आदमी 50 तरीके से लेटर लिख ले, लेकिन एक डिक्शनरी है जिसमें सब वर्ड से स्टोरेज है,
इंग्लिश में जितना वर्ड है सारा वर्ड यहाँ स्टोर्ड है, इसके बाहर नहीं जाएगा। 1,00,000 आदमी 1,00,000 तरीके से लिख सकता है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि वर्ड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन, कितना कॉम्बिनेशन होगा, तो मान लो एक वर्ड है ऐसा, एक सेंटेंस है जिसमें 5 वर्ड है, 5 वर्ड है, तो कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको, 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं ना इसको। लेकिन हाँ, सब वैलिड इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है, तो गलत या सही कुछ भी लेंगे तो 5 फैक्टोरियल के लिए एक सेंटेंस में रहा। फिर जितना सेंटेंस है सबका 5 फैक्टोरियल, मान लो n सेंटेंस है तो कितना हुआ, n फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो कितना कॉम्बिनेशन है, लेकिन डिक्शनरी यही है। तो कितना वर्ड से बना, 5n वर्ड्स से n फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ सेंटेंस, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लेटर क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका सबसेट है ना, इसका वर्ड प्रॉपर सबसेट है ना, इसमें सब वर्ड को यूज भी नहीं किया गया होगा, कुछ वर्ड्स को। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मतलब जो भी यहाँ लिखा हुआ है उससे कम, थोड़ा कम, तो कुछ चीज रह जाए, मतलब रिमेनिंग। तो इस तरीके से ही प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर है जो एक डिक्शनरी यहाँ पर है, जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन है पूरे इंस्ट्रक्शन को वो रखे रहता है। मतलब क्या, मान लो कहीं से हम लोग करते हैं, कुछ कॉपी करना है, P है Q है, Q से कुछ P में कॉपी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, सीधा कॉपी होना शुरू हो जाएगा, हम लोग को दिखता है कॉपी हो रहा है। लेकिन लोड नाम का एक कमांड है, एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है जो बार बार पूरे चीज को लोड कर रहा है, कॉपी कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं उसके स्पीड को, कॉपी में क्या होता है, ऐसे स्पीड चलते रहेगा, देखिए कॉपी हो रहा है इस स्पीड से, तो ये बहुत ही फास्ट चल रहा है लोडिंग का काम, मल्टीपल टाइम्स लोडिंग किया गया है। तो ये क्या हुआ, प्रोसेसर को तो हम लोग देख लिए, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या था, एक ड्रॉबैक ये था कि एक प्रोसेसर में किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में सिंगल प्रोसेस ही रन कर सकता है। मतलब क्या, सिंगल इंस्ट्रक्शन ही रन कर सकता है। क्यों, डिक्शनरी तो है, लेकिन एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को रन करेगा ना, तो एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन यहाँ इंप्लीमेंट होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्या, एक टाइम में एक प्रोसेस को होना है। हमको क्या था, स्टार्टिंग याद करो, जब ये दोनों बताए थे, ये दोनों प्रोसेस है, रन कर रहा है, तो दोनों पैरेलल में अगर रन कर रहा है, हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पर, एक प्रोसेसर में एक ही प्रोसेस रन करेगा एक टाइम में। यहाँ पर हम पैरेलल का बात कर रहे हैं, कॉन्करेंट, देखो ये वर्ड है कॉन्करेंट, एक साथ, तो पैरेलल रनिंग का बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर वो सिस्टम में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रोसेसर रहा होगा जहां ये रन करेगा। क्यों, एक में इसका इंस्ट्रक्शन को रन करवाए, एक में इसका करवाए, मिनिमम 2 तो चाहिए ही। इसका मतलब क्या है, 2 प्रोसेसर का मतलब क्या हुआ, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मतलब क्या, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में ही ये पॉसिबल है कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग। रियल में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में ही ये होगा। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए मल्टी प्रोसेसर का दिमाग नहीं लगाना, हम इसलिए बताए कि पता हो कि कंकरेंट प्रोग्रामिंग होता क्या है एक्चुअली। लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में है क्या है कि कैसे करेंगे, इसे कोड कैसे लिखेंगे, हम लोग प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो बोलो क्या, नया वर्ड आ गया प्रेसिडेंस ग्राफ, कोड आ गया। तो ये दोनों जो वर्ड आया है अलग अलग, तो इसी पर पूरा टॉपिक है। जितना भी टॉपिक है, ये देखो पानी आ गया मेरा, पानी पी लेते हैं, तुम लोग पियो पानी, तो पीना पड़ेगा ना। ब्रेन को क्या चाहिए, ब्रेन को वाटर का रेगुलर सप्लाई चाहिए। लेकिन तुम लोग के पास पहले से पानी रखा होगा, मेरे पास में भैया को याद नहीं है। कैमरा वाले भैया का कॉल आते रहता है, बिजी होते हैं, उनका शादी हो गया है ना,
बिजी होते हैं थोड़ा। चलो फिर तो मिलवाएंगे कैमरा वाले भैया से, सब लोग से मिलवाएंगे पूरी टीम से। अभी सेमिनार करेंगे ना, उसमें सब लोग आएंगे और हम लोग भी मिलेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो भी चीज़ है अच्छा लगेगा। और पढ़ाई तो अपनी जगह चल ही रहा है। चलो फिर तो यहाँ क्या देखें हम लोग कि कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग के लिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम चाहिए ना। मतलब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में ही हम लोग कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हम लोग कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग करते कैसे करते हैं और कब करते हैं, कहाँ ये रन करेगा, कौन सा सिस्टम है बता दिए, और होता क्या है, अब कैसे करेंगे, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ये जो होगा दोनों प्रोसेस है, दो अलग अलग प्रोसेसर में रन करेगा, मान लीजिए, चलो सही बात है, लेकिन ये दोनों कैसे रन करेगा। एक मान लो, सिंपल सोचो, यहां पर देखो बनाते हैं, एक बात यहां देखो, जो एक प्रोसेसर है इसको A1 लिखते हैं, और एक और प्रोसेसर है इसको A2 लिखते हैं। प्रोसेसर है मतलब क्या है, रनिंग स्टेट है। दो अलग अलग जगह प्रोसेस स्टेट डायग्राम जो था हम लोग का इंप्लीमेंट हो रहा है, एक में रनिंग स्टेट ए है, एक में रनिंग स्टेट ए है, लेकिन वो दोनों को रन करवाने के लिए काम कर रहा है हम लोग का सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में ही तो प्रोसेसर है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस, P1 प्रोसेस मान लो यहाँ शेड्यूल कर दिए, यहाँ पर क्या किए, P2 को शेड्यूल किए। यहाँ पर P1 एक प्रोसेसर A1 है, लो लिख लेते हैं यहाँ, प्रोसेसर A1 है, और एक क्या है, प्रोसेसर A2 है। प्रोसेसर A1 में P1 को शेड्यूल किए हैं, मतलब क्या, A1 प्रोसेसर में P1 रन करेगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, और A2 में P2 प्रोसेसर रन करवाए हैं। तो क्या होगा, रन करने का मतलब क्या है, ये P1 का कोड है मान लेते हैं, ये P1 का, और यहाँ पर मान लो P2 का कोड है। यहाँ नहीं, ज़्यादा इस साइड में लिखेंगे हम ही नहीं दिखेंगे, बताओ तुम लोगों को फील नहीं आएगा, सर पढ़ा रहे हैं दिख नहीं रहे हैं, इसलिए सामने लिखेंगे। ये क्या है, ये है P2 का कोड, और ये है P1 का कोड। कोडिंग में क्या होगा, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होगा, P2 में भी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होगा ना, मल्टी इंस्ट्रक्शन होता है एक प्रोसेस में। तो यहां पर क्या हम लोग करेंगे कि मान लो A इंस्ट्रक्शन और A इंस्ट्रक्शन है, क्या नाम देते हैं इस इंस्ट्रक्शन को, A जो इंस्ट्रक्शन है, क्या देखो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, यहाँ सब लाइन से इंस्ट्रक्शन है। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हम लिए, और A इंस्ट्रक्शन का नाम क्या दिए, I1। यहाँ भी P2 के प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन को लिए और इसका नाम क्या दिए, I2। ये सब क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक समझ रहे हो ना। अभी प्रोसेस P1 का एक कोड है, P1 कोड यहाँ लिख लो, यहाँ पर P1 कोड, यहाँ पर क्या, P2 कोड। ये P1 का कोड है, P2 का कोड है। P1 के एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हम लोग नाम दिए I1, मान लो ये इंस्ट्रक्शन I1 है। P2 के एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हम लोग नाम दिए क्या, I2। अब देखो क्या होगा, इसके आगे का खेल क्या होने वाला देखते हैं हम लोग।
देखो प्रोसेसर लिखा हुआ मिट गया, फिर से लिख देंगे। टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन तो नहीं लेना है, पढ़ाई करना है। हम हैं ना, साथ हैं। और हैं साथ मतलब हैं, हर चीज को बहुत अच्छे से बताएंगे। बस तुम लोग वीडियोज को देखना, समझना। एक बार नहीं समझ आए मान लो, दूसरी बार देखना, लेकिन फर्स्ट टाइम जब देखना ना तो बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखना। क्यों? जो काम एक बार में हो सकता है उसको 2 बार क्यों किया जाए? 2 बार करने से इफिशियंसी घटेगा ना तुम्हारा। 1 घंटे की वीडियो देखे हो, फिर से 1 घंटे के फिर उसी वीडियो को देखो, 1 घंटा बर्बाद हुआ ना। तो पढ़ाई कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, इससे बेटर क्या है? कम टाइम पर रहेंगे, क्वालिटी टाइम पर रहेंगे, उसके एक्स्ट्रा टाइम मिला कुछ आओ को करिकुलर एक्टिविटी सीखेंगे, अच्छा रहता है, माइंड के लिए बहुत अच्छा चीज होता है। एक क्या है? प्रोसेसर है। चलो, इसके बाद अब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए पूरा बोर्ड। क्यों पूरा बोर्ड क्यों चाहिए? बताया था ना एक बार, जो ड्राइंग बनाने का भी मेरा शौक था बचपन में, तो ड्राइंग बनाएंगे। वो पहाड़ पत्थर पहले बनाते थे, आज प्रोसेस होगा। कहाँ क्या प्रोसेस है, चलो देखते हैं। यहाँ इसको समझना बेसिक है, इसको समझ लोगे ना कभी भूलोगे ही नहीं। तुम मान लो उसके आउटपुट डायरेक्टली निकालने का भूल भी जाओगे, लेकिन इस चीज को, इनिशियल चीज को याद करोगे ना, तो फिर तुम खुद से ड्राइव करके वो चीज लिख लोगे। इसका बेनिफिट यही है, इसलिए बता भी रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बता सकते थे इसमें, कि समझो, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझो कि होता क्या है। बहुत सारे कॉलेज में होंगे, उनको हो सकता है कभी क्लास छूट गया हो या पढ़ाई हुआ तो भूल गए हो, वो लोग भी देखें और अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो देखो हम लोग क्या किए, अब तक क्या किए थे समझो। अब तक हम लोग P1 का कोड में एक इंस्ट्रक्शन I1 लिए, P2 के कोड में एक इंस्ट्रक्शन I2 लिए। तो मान लेते हैं I1 जो रन कर रहा है P1 में, वो T1 टाइम में रन कर रहा है। एक टाइम है, टाइम क्या है? सिस्टम का टाइम है। तो मान लो तुम लोग पढ़ाई करो, कैमरा वाले भैया गपशप कर रहे हैं, उनकी तरह नहीं बनना है, पढ़ाई करना है, अपना काम अच्छे से करना है, पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो देखो I1 इंस्ट्रक्शन P1 में एग्जीक्यूट होगा। कैसे? इसको शेड्यूल कर दिया गया है। A1 प्रोसेसर में P1 प्रोसेस को शेड्यूल किया गया है, मतलब इसका कोड यहाँ एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब I1 यहाँ एग्जीक्यूट होगा ये प्रोसेसर में। मान लो ये एग्जीक्यूशन जो था, ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा था उस समय टाइम था T1, और I2 जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो टाइम था T2। तो T1 और T2 में कोई रिलेशन है क्या? एक बात सोचो, हम जब टाइम का बात कर रहे हैं तो टाइम किसका है? टाइम प्रोसेसर का है। हम बोले एक टाइम ऐसा हो रहा है, तो ये टाइम सिस्टम का है ना। ये टाइम तो सिस्टम का है, और एक बड़ा सा सिस्टम में 2 प्रोसेसर लगा है, सीपीयू में लगा है, तो ये टाइम किसका हुआ? टाइम है सिस्टम का। मतलब क्या? 3 केस बनता है। अब देखो 3 केस क्या क्या बन सकता है? जो T1 लेस देन T2, ये क्या हुआ? पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या बन सकता है? T1 ग्रेटर देन T2। एक और तीसरा केस क्या बन सकता है? T1 इक्वल टू T2। T1 इक्वल टू T2, ये क्या है? ये 3 केस पॉसिबल है जब इंस्ट्रक्शन I1 है जो T1 टाइम में एग्जीक्यूट हो, और I2 T2 टाइम में। ये 3 ही केस पॉसिबल है। तो हम लोग देखेंगे, एक और बात देखो, याद करो कि इंस्ट्रक्शन है क्या। अब हम इंस्ट्रक्शन को लिख रहे हैं, ठीक? इसके आउटलाइन को समझे हो ना, ये तीनों केस है ना, ये तीनों केस है। अब हम इंस्ट्रक्शन को लिख रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन को देखो क्या हम लिख रहे हैं। तो I1 चलो रेड से ही लिखते हैं।
यहां पर क्या लिखे, I1 इंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखे। क्या है I1? I1 जो ये है क्या है, मान लो C इक्वल टू D प्लस E, और एक और I2 क्या है, एक I2 भी है ना, यहां पर I1 लिए I2 लिए, और I2 क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन होगा ना I1, हम एज्यूम कर रहे हैं कि I1 A है, हम बता रहे हैं I1 इंस्ट्रक्शन A है। C इक्वल टू D प्लस E, मतलब क्या हुआ, D प्लस E का वैल्यू C में स्टोर करना है, मतलब यही हुआ ना। तो ऐसे ही I2 इंस्ट्रक्शन एक है, और A इंस्ट्रक्शन में F इक्वल टू C प्लस G मान लेते हैं, जो I1 इंस्ट्रक्शन है और एक I2 इंस्ट्रक्शन है। तो क्या इंस्ट्रक्शन है, I1 क्या है, C इक्वल टू D प्लस E, I2 क्या है, F इक्वल टू C प्लस G, दोनों इंस्ट्रक्शन है। तो देखो एक चीज को देखो भैया, एक सेकेंड देखिए, एक बार देखिए, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी मीन्स बोर्ड को देखिए। तो ये क्या है, I1 इंस्ट्रक्शन है, एक I2 इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट जो हो रहा है अलग अलग प्रोसेसर में हो रहा है, अलग अलग टाइम में भी हो रहा है, एक T1 टाइम में, एक T2 टाइम में। तो इसके टाइमिंग को भी हम लोग लिखते हैं, क्या, T1 टाइम किसका है, I1 का है, और T2 टाइम किसका है, T1 टाइम I1 का है, T2 टाइम है जो I2 का है। तब इसमें देखो क्या कुछ रिलेशन है क्या I1 और I2 में, रन तो करेगा मान लो अपने अपने प्रोसेसर में, कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या यहाँ, ये क्या रिलेशन हो सकता है, देखो इसमें I1 में एक चीज नोटिस करो, I1 क्या है, C इक्वल टू D प्लस E, चलो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ I2 में जब जाएंगे तो क्या है, F इक्वल टू C प्लस G। तो I1 को क्या चाहिए, D और E का वैल्यू चाहिए, जहां भी स्टोर है मेमोरी लोकेशन में वहां से चाहिए, दोनों को ऐड करके C में स्टोर करना है, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। I2 क्या चाहिए, C और G का वैल्यू चाहिए, दोनों को ऐड करके F में स्टोर करना है। अब देखो एक ट्विस्ट क्या आया यहाँ पर क्या हुआ, G का वैल्यू कहीं स्टोर होगा, ले लेगा, C का भी वैल्यू कहीं होगा ना। तो देखो ये C है, ये मान लो यहां लिखते हैं ये C है, कुछ भी मेमोरी लोकेशन 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो 1000 है C का मेमोरी लोकेशन, कुछ भी होगा, हम एक लिए रेंडम नंबर। उसके बाद C में क्या हुआ, I1 में C इक्वल टू D प्लस E, मतलब D और E का वैल्यू को ऐड करके C में स्टोर किया। तो मान लेते हैं D और E का सम करने के बाद, समेशन के बाद वैल्यू 10 हो रहा था, या 15 मानते हैं, चलो 15 हो रहा था, मान लो D का वैल्यू मान लो 10 था और E का वैल्यू 5 था, तो D प्लस E कितना हुआ, 15 हुआ, तो 15 लिख लिए यहां पर। इसके पहले कुछ वैल्यू रहा होगा ना, इसके पहले जब हम लोग लिखे तो मान लो एक बार इसको हटाते हैं फिर से, अब इसके पहले कुछ वैल्यू है ना, लिख रहे हैं तो 15 है, सही बात है, लेकिन इसके पहले कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी वैल्यू का है, पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल इनिशियल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है क्या, सेम मेमोरी इस इंस्ट्रक्शन के पहले किसी और प्रोसेस के कोड में, किसी इंस्ट्रक्शन में इस मेमोरी में कुछ और स्टोर किया गया होगा। क्यों, सिस्टम तो बहुत दिन से चल रहा है,
दिन भर वहां काम हो रहा, सेम मेमोरी तो सेम ही है ना। मेमोरी कहाँ है, सी कहाँ पर है, सी कहाँ है, सी है रैम में, सी रैम में है ना। रैम में दिन भर तो डेटा ही कॉपी हो रहा है कहीं ना कहीं से, मतलब कि ये मेमोरी किसी और को असाइंड होगा, किसी और प्रोसेस को, उसके इंस्ट्रक्शन में वहां अगर राइट ऑपरेशन हो, कभी ना कभी तो राइट ऑपरेशन हुआ होगा, तो राइट हुआ होगा जब, तो यहां मान लो कुछ वैल्यू है जो हम लोग को नहीं पता है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब -∞ टू +∞ एग्जिस्ट नहीं करता। मान लेते हैं कुछ बहुत छोटा नंबर या बहुत बड़ा नंबर, इसके लिए है इन्फिनिटी, कुछ भी वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, लेकिन उसको क्या मानेंगे, जो हम लोग के काम का नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना काम के चीज को क्या बोलते हो तुम, पूरा कचरा, पूरा कचरा ही ना, डस्ट, डस्टबिन। तो इसके वैल्यू को हम लोग मानेंगे गार्बेज, जो गार्बेज वैल्यू है, कुछ है वैल्यू लेकिन मेरे यूज का नहीं है। मेरे यूज का इन सेंस क्या, ये इंस्ट्रक्शन है इसके यूज का नहीं है, इसके यूज का नहीं है, मान लो कुछ वैल्यू होगा इसका, क्यों, क्योंकि सी का वैल्यू रीड नहीं कर रहा है ना, I1 नहीं रीड कर रहा है, तो ये वैल्यू किसी काम का नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, एक पॉसिबिलिटी क्या हुआ गार्बेज का, एक और पॉसिबिलिटी क्या हुआ, जब हम लोग मेमोरी एलोकेशन करते हैं उस टाइम में मेलोक और कैलोक एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। उसमें एक फंक्शन क्या है कि इसके वैल्यू को हम लोग 0 बना सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन के टाइम में ही जब एलोकेट किए किसी सिस्टम को, इसके वैल्यू को ड्रॉप किए, खत्म किए, और ये एलोकेट किए हैं किसी को, तो वैल्यू 0 करके ही किए, या तो 0 होगा या गार्बेज होगा, दो ही चीज होगा ना। देखो गार्बेज लिखे और एक 0 भी लिखते हैं, ठीक, ये दो पॉसिबल वैल्यूज है कब, इंस्ट्रक्शन I1 के एग्जीक्यूशन के पहले। अब देखो जब वो एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ क्या लिखे थे, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ हम लोग क्या लिखे थे, 10 + 5 15, यही लिखे थे ना। अब देखो एक और चीज देखो कि चलो I1 राइट कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया, I1 राइट कर दिया, I2 कब रन कर रहा है, प्रोसेसर में I1 है ये T1 टाइम रन कर रहा है और I2 T2 टाइम रन कर रहा है। देखो टाइमिंग दोनों का मेंशन है ना, तो I2 भी तो रन करेगा T2 टाइम में, वो टाइम नहीं पता है हम लोग को, लेकिन वो सिस्टम का टाइम है, कोई ना कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है जब ये रन किया। वो टाइम तो खत्म नहीं कर सकते हो ना, कुछ अगर काम हुआ मतलब टाइम है। तो यहां पर क्या हुआ, I2 अब एग्जीक्यूट होना चाह रहा है, तो I2 को क्या चाहिए, I2 को C1 का वैल्यू चाहिए, C का वैल्यू चाहिए और G का वैल्यू चाहिए। G का वैल्यू तो मिल जाएगा, जहां भी फोल्डर ले, G से हमको नहीं मतलब है, G का वैल्यू I2 एक्सेस कर लिया, G से हमको मतलब भी नहीं है, हमको मतलब है अब C से। तो I1 जब एक्सेस करेगा C को, तो एक और G का वैल्यू मान लो 8 है, मान लेते हैं कुछ भी रेंडम नंबर होगा, 8 है, तो I2 क्या करेगा, C + G 15 + 8 कितना हुआ टोटल, यहां पर F में क्या आया 23, यही हुआ ना। जब I2 में F = C + G किए, C का क्या वैल्यू है 15 है, G का 8 है, 23 हुआ, हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, T1 और T2 में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, अभी बताए थे ना, T1 और T2 में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, T1 < T2 हो सकता है, क्यों, सिस्टम का एक ही घड़ी में टाइम देखोगे, 2 इंस्टेंट टाइम देखो तुम, एक ही घड़ी में 2 अलग अलग टाइम में टाइम देखो, तो मान लो एक टाइम T1 नोट किए हो तुम पेपर में, एक टाइम T2 किए हो, तो दोनों में कुछ तो रिलेशन होगा, या तो T1 छोटा होगा, मतलब पहले और बाद का रिलेशन है, छोटा मतलब ऐसा नहीं कि छोटा नंबर केवल, पहले और बाद, ऐसे नंबरिंग भी तो वही चलता है, तो पहले और बाद का रिलेशन है, कोई पहले हुआ हो कोई बाद में हुआ होगा। तो T1 और T2 में जब रिलेशन है तो यहाँ हम लोग क्या माने हैं, पहले क्या किए थे,
पहले I1 को एग्जीक्यूट करवाए, C का वैल्यू को स्टोर करवाए यहाँ पर, उसके बाद क्या किए, I2 को किए। इसका मतलब पहले I1 किए, मतलब T1 पहले आया, और बाद में I2 किए, मतलब T2 बाद में आया ना। मतलब क्या, T1 लेस देन T2। ये क्या हुआ, पहला केस हुआ। T1 लेस देन T2, T1 पहले हुआ, T2 बाद में हुआ, एक केस हुआ। इस केस से आंसर कितना आया हम लोग का, पहले वाले केस से f का क्या वैल्यू आया, f का वैल्यू हम लोग को 23 मिला। इधर लिख देते हैं f वैल्यू कितना है, 23। अगर केस 1 लेते हैं, T1 लेस देन T2 लेते हैं, तब का बात कर रहे हैं। अब एक और केस है, 3 केस है ना, 3 केस है ना। तो अब देखते हैं क्या कि T1 ग्रेटर देन T2 में क्या होता है। तो देखो T1 ग्रेटर देन T2 का मतलब क्या हुआ, समझो कि T1 ज्यादा बड़ा है, यही है ना, T1 ग्रेटर देन T2। तो T1 ज्यादा बड़ा है, T2 छोटा है। जो छोटा है वो टाइम पहले आया, घड़ी में वो टाइम पहले आया, मतलब सिस्टम के पास भी तो वॉच है, तो टाइम देखते हैं सिस्टम में, तो वहां पे तो टाइम शो करता है ना। तो पहले आया डेट के हिसाब से, या सिंपल एक दिन में ही अगर एग्जीक्यूट हुआ दोनों, या मान लो अलग अलग डे में हुआ, तो डेट तो है ना, तो एक टाइम पहले तो आया, ये बात पक्का है। तो अगर दूसरे केस को हम लोग लेते हैं, दूसरे केस को जब लेते हैं तो क्या है, T1 ग्रेटर देन T2 दूसरे केस का। इसका मतलब क्या है, पहले I2 हो रहा है एग्जीक्यूट, उसके बाद I1 हो रहा है ना। पहले क्या हुआ, I2, क्यों, T2 छोटा है। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना, बस एक ही पॉइंट है, आराम से सुन लेना एक बार, कभी नहीं भूलोगे। तो अब फिर से करना है ना, वैल्यू को हम लोग हटाते हैं यहां से। चलो इस वैल्यू को हम लोग हटा लिए। पहले क्या था, इनिशियल वैल्यू क्या मिला था हम लोग को, या तो गार्बेज मिला या तो 0 मिला, 2 वैल्यू पॉसिबल था। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, T2 कर रहे हैं ना, T2 टाइम आया है ना पहले, मतलब I2 इंस्ट्रक्शन करना है ना एग्जीक्यूट, तो हम लोग I2 को करेंगे। G का वैल्यू कितना है, G का वैल्यू 8 है। अब C का वैल्यू लेना है, एक्सेस करना है। C का वैल्यू क्या है, या तो G है गार्बेज, या तो 0 है। मान लो 0 लेते हैं, तो क्या हुआ, 8 + 0 = F। 8 + 0 कितना हुआ, 8 हुआ ना। अब इसके आंसर को लिखते हैं 8। F का वैल्यू 8 आया ना, एक केस लिए, कुछ और आया। अब इसके बाद मान लो इसका वैल्यू देखो 8 आ गया, उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अब जाकर मान लो I2 को करेंगे, तो I2 क्या करेगा, C में राइट ऑपरेशन करेगा, और ये वैल्यू लिखिएगा कितना, 10 + 5 15। I2 लिख लिया, चलो। तो I2 में तो सही आया है, लेकिन मतलब I1 में तो सही आया है, जो I1 यहाँ लिखा बाद में, लेकिन I2 जो पहले एग्जीक्यूट हुआ था उसका वैल्यू चेंज हो गया ना, चेंज हुआ ना। तुम ही बताओ, कोई काम तुम करवा रहे हो सिस्टम से, कोई काम सिस्टम से करवा रहे हो, किसी आदमी से ही करवा रहे हो, चलो सिस्टम छोड़ो, सेम इंस्ट्रक्शन तुम दिए हो। मतलब एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मान लो दूध लाना है, अपने छोटे भाई को बोल दिए हो, जाओ दूध लेकर आ जाओ, सुबह 8 बजे हो गया, दूध लेकर चला आया। और 12 बजे तुम उसको बोले हो, जाओ दूध ले आओ, चाय बनाना है, वो दही लेकर चला आया। तो सेम बात तुम बोले हो, इंस्ट्रक्शन सेम है ना। I2 का इंस्ट्रक्शन को हम चेंज किए हैं, देखो पहले भी यही रन करवाए थे, बाद में भी यही करवाए हैं। एक बार क्या है, एक बार इसको मान लो, ये क्या है, दूध है, मिल्क है, मान लेते हैं ये मिल्क है। यहाँ क्या लाया, 12 बजे क्या लाया, कर्ड लाया। तुम क्या करोगे, घर में पिटने का डर नहीं है अगर तुमको, तुम उसको पीटोगे छोटे भाई को, क्यों,
वो गलती किया कुछ, दिन में सुबह में दूध लाया, शाम को दही लाया, बताओ। तो सिस्टम से तुम यही करवाना चाह रहे हो ना। अगर सिस्टम डायरेक्टली ऐसे रन करे, उसको पता नहीं होगा कि T1 पहले आना है, T2 बाद में आना है, ये दोनों का डिफरेंस जब तक तुम नहीं उसको क्लियरिफाई करोगे तब तक क्या करेगा सिस्टम? कोई भी सीक्वेंस रन कर सकता है, या तो ये पहले या ये पहले, यही करेगा ना। तो उस ड्यूरेशन में और बोलोगे क्या, अच्छा थर्ड वाला केस में क्या होगा, थर्ड में इक्वल होगा तो देखो क्या होगा। अभी मेमोरी लोकेशन सेम है ना, प्रोसेसर मान लो एक साथ ही कर रहा है, एक क्या कर रहा है, एक एक्सेस करना चाह रहा है। एक्सेस कौन कर रहा है, इसका वैल्यू को लेना कौन चाहता है, I2 लेना चाहता है। हाँ, I1 क्या करना चाहता है, स्टोर करना चाहता है। मतलब I1 ये I1 है, स्टोर करना चाह रहा है वैल्यू, और ये I2 है जो वैल्यू को रिट्रीव करना चाह रहा है, उसे लेना चाह रहा है, लोड करना चाह रहा है, कहीं और कॉपी करना चाह रहा है उसके वैल्यू को। तो बोलो कि जब दोनों एक साथ होगा तब क्या होगा, तीसरा केस वही है ना। तो तुम कितना भी एक साथ करो, एक साथ तुम प्रोसेसर को रन करवा सकते हो, इंस्ट्रक्शन को तुम रन करने के लिए रनिंग स्टेट दोनों में अलॉट कर सकते हो। दोनों इंस्ट्रक्शन रनिंग स्टेट में आ चुका है, रन कर रहा है दोनों ही। लेकिन सी क्या है, सी क्या है, प्रोसेसर है। प्रोसेसर को तुम रन करवाए हो ना, सी क्या है, प्रोसेसर नहीं है। तब तुम सी को बोल रहे हो एक ही टाइम में एक डेटा लेना है, तुमको एक डेटा देना है, जबकि सी एक मेमोरी का सेल है और उस मेमोरी सेल में एक पिन लगा होता है। मेमोरी सेल में एक पिन है, क्या एक पिन मान लो थोड़ा दूर कर लेते हैं, पिन सटा ही होता, हम लिखने के लिए दूर कर रहे हैं। क्या एक है रीड ऑपरेशन और एक है राइट ऑपरेशन। तो राइट ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये है वैल्यू को राइट करना, और ये क्या है, ये है वैल्यू को रीड करना, एक्सेस करना, रीड करना। तो एक टाइम में मेमोरी लोकेशन में एक ही पिन को ना एक्टिव कर सकते हैं, पिन एक साथ में दोनों एक्टिव नहीं होगा, जान लो। प्रोसेसर कमांड दे रहा है, लेकिन मेमोरी का पिन एक साथ में रीड और राइट दोनों एक्टिव नहीं हो सकता है। क्यों, एक एक्टिव लो पर रहता है, एक एक्टिव हाई पर रहता है। मतलब रीड है जो एक्टिव हाई में होता है, राइट है जो एक्टिव लो में होता है। एक्टिव लो का मतलब क्या हुआ, 0, इसका मतलब क्या हुआ, 1। मतलब ये डिफरेंस है दोनों में। तो एक टाइम में कोई एक ही कर सकते हो ना, ये ऑपरेशन तो एक ही होगा। तो प्रोसेसर भले ही तुम चलाए हो, लेकिन इसके हिसाब से अगर टाइमिंग देखा जाए तो फिर तो T1 ज्यादा कम हो ना गया, कोई ना एक पहले तो हुआ ना, एक पहले कोई ना कोई हुआ, एक बाद में हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। फिर से यही केस ना आ गया। इक्वल वाला भी जब लास्ट टाइम में लास्ट इंस्टेंट इसका बचा था यहां मेमोरी पर एक्शन लेने का, तब क्या हुआ, या तो रीड हुआ या तो राइट हुआ एक टाइम में। तो यही दोनों में लाई किया ना, मतलब क्या है, मेन वेरिएशन यही दोनों का है। समझ रहे हो ना बात को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग सिस्टम को बताएंगे क्या कि देखो बात ऐसा है, हमको चाहिए दूध और नहीं जो आया दूध, तो हम उसको, दूध अगर नहीं आया है तो हम उस आंसर को इनवैलिड समझेंगे। प्रोसेसर क्या बोलेगा, ठीक है तो बता दो, दूध चाहिए ना। प्रोसेसर क्या समझेगा, अच्छा दूध का मतलब ये वैल्यू कैसे करना है, ये वैल्यू पहले I1 को करना है। देखो T1 लेस देन पहले I1 करो फिर I2 करो। मतलब क्या, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है, I1 एक प्रोसेस है, इसके बाद में I2 एक प्रोसेस है, I1 के बाद I2 हो रहा है, I1 के बाद I2 हो रहा है, तभी रिजल्ट मिलेगा। तुम फिक्स किया हो कि यही रिजल्ट चाहिए, सेम रिजल्ट चाहिए। कभी भी हम सेम ऑपरेशन को, सेम माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें तो इसमें क्या होगा, सीक्वेंस क्या बनाया गया है, जो I1 पहले होगा I2 बाद में होगा।
इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड है प्रेसिडेंस ग्राफ। इसके लिए वर्ड क्या है? प्रेसिडेंस ग्राफ। जो हम सिस्टम को बता रहे हैं ग्राफिकल वे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, कि I1 पहले होगा I2 बाद में होगा। तो कोडिंग फॉर्म में बताएंगे क्या? तो हाँ, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग ही टॉपिक है ना, मतलब कि उसको प्रोग्राम में हम लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कैसे स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे? मान लो, लिखने का तरीका क्या है वो बता रहे हैं। सीक्वेंशियल है ना, एक के बाद एक है ना, कॉन्करेंट नहीं है ना। इसके लिए क्या लिखते हैं? बिगिन I1 I2 इंड। ए क्या है? ए इसके इस प्रेसिडेंस ग्राफ का प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है। तो ये कब हुआ? जब I1 I2 से पहले एग्जीक्यूट करना है। क्यों पहले करना है? क्योंकि आउटपुट पार्टिकुलर चाहिए। ठीक, अभी तो समझ गए हो ना? ये बात समझ गए हो ना? थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको अच्छे से सुनना। C है ना यहाँ पर, I2 क्या था? F इक्वल टू C प्लस जी, मतलब C और G के वैल्यू को ऐड करके F में स्टोर कर रहे थे। यही था ना? हम लोग क्या करेंगे? C को हटा देंगे। C क्या था? ऑपरेशन में कोई मेमोरी था ना, हम C मेमोरी को लेंगे ही नहीं। हम मान लो इसको कोई और पेन से बनाते हैं, चलो ब्लैक से बनाते हैं। इसको मान लो हम लोग G लेते, अच्छा G तो है ना, हम लोग H लेते हैं। अब देखो क्या होगा? C इक्वल टू D प्लस ई, D प्लस ई C में स्टोर हो जाएगा। F में क्या है? H प्लस G F में स्टोर होगा। कुछ कॉमन है क्या? देखो H अलग जगह है, इसको I1 से नहीं मतलब है, G इसको भी I1 से नहीं मतलब है। मतलब क्या? सेपरेट है, कोई मतलब ही नहीं है I1 से। मतलब पहले हो या पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ए वाले केस T1 लेस देन T2 रहे या T1 ग्रेटर देन T2 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों इंस्ट्रक्शन में कुछ सिमिलर है ही नहीं। ये कंफ्यूजन कब आया था? सोचो, ये इसीलिए आया था ना, C के वैल्यू को ही लेकर हो रहा था ना। C पर ही राइट कर रहा है, एक रीड कर रहा है। अगर राइट करने के पहले रीड कर लिया तो कुछ और वैल्यू रहा। ऐसे में उस तरीके से है। मान लो पर्स में देखना है तुमको, पैसा देखना है, और आज तुम किए हो शॉपिंग। मान लो 2 बजे तुम शॉपिंग किए हो, तो 2 बजे के पहले सुबह में 8 बजे तुम देखे हो क्या, तो तुम्हारे पर्स में 10,000 रुपया है। जब तुम रात को 8 बजे देखे हो तो तुम्हारे पर्स में 2K है, 2,000 है। तो अलग अलग टाइम में अलग वैल्यू दिया, अलग अलग टाइम लिए तो अलग वैल्यू दिया ना। क्यों? क्योंकि सेम पर्स का बात हम लोग कर रहे थे एक्चुअली। इस बात को ध्यान दो, सेम पर्स का। मान लो कोई और पर्स शॉपिंग किए हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्स मान लो P1 है, एक पर्स P2 है। P1 में अभी देखो इतना है, P2 में अभी देखो, ये दोनों अपना अपना है। शॉपिंग इससे करोगे तो P2 को कोई थोड़ा ही नुकसान होगा। तुम शॉपिंग करो, तुम्हारे भाई को क्या फर्क पड़ता है? उसके पर्स में तो उतना ही पैसा रहेगा। कुछ कॉमन है यहाँ पर। तो यही जो कॉमन है यहाँ भी कॉमन है ना। हाँ, वैल्यू को राइट कर रहे थे कहीं पर और रीड कर रहे थे। इसको ऐसे मान सकते हो, तुम पर्स में गिनने गए हो सुबह 8 बजे मान लो, तो देखिए क्या 2,000 रुपया है। शाम को 8 बजे गए हो, देखे हो क्या यहाँ पर 10,000 रुपया है। क्यों? 8,000 रुपया तुम्हारे पापा दिए कि लो खर्च के लिए रखो। मान लो दिए थे 12 बजे, तो अगर तुम 11:30 में रीड करोगे तब 2,000 रीड होगा, लेकिन 12:30 में रीड करोगे तो 10,000 होगा। दो अलग अलग टाइमिंग में चेंज हो गया ना वैल्यू। सेम उसी तरीके से, चाहे इसमें अब यहाँ क्या किए, इस केस में अभी क्या किए, हम लोग पापा के पैसा को पर्स में ऐड किए, मतलब स्टोर करके रीड करवा रहे हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा डाल रहे हैं।
और शॉपिंग वाले में क्या था, कुछ उसमें से निकाल रहे थे, सेम जगह से, सेम लोकेशन था। तो वही यहाँ देखो C था कॉमन, इसलिए वैल्यू चेंज हुआ था ना। H है तो क्यों चेंज होगा, H क्या, देखो मान लो वैल्यू 4 लेते हैं तो C में 10 + 5 हमेशा ही होगा और F के लिए 8 + 4 हमेशा ही होगा। कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या, ये दोनों में से किसी भी एक केस में इसको डाल सकते हैं हम लोग। अब अगर यहाँ H रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो I1 और I2 अलग अलग पैरेलल रन कर सकता है। क्यों, कोई भी पहले करे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आउटपुट तो सेम ही आएगा ना, आउटपुट सेम रहेगा। यहाँ पर क्या I1 के बाद ही रन करवाना है, एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए और कुछ कॉमन था इसमें, यहाँ पर कॉमन नहीं है, कभी भी रन करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए भी कोड लिखेंगे ना। इसका कोड कैसे होगा, ये क्या है, पैरेलल प्रोसेस है ना, देखकर क्या लग रहा है, पैरेलल है ना, एक साथ में दोनों रन कर रहा है ना, कोई भी पहले कोई भी पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। मतलब क्या है, यह है पैरेलल, मतलब कॉन्करेंट प्रोसेस। तो इसके लिए क्या कोडिंग होगा, सब रंग का पेन यहाँ पर है, बताओ। अब यहाँ पर ही आता है आर्टिस्ट का दिमाग। हम इस बॉक्स को सेपरेट करेंगे कि और सब में मिले नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट तो हम बाय बर्थ से। चलो तो यहाँ करेंगे क्या, हम लोग कोड को लिखेंगे। तो कोड क्या लिखना है, I1 और I2 का। कैसे कोड लिखना है I1 I2 का, I1 I2 कोड लिखने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल प्रोसेस है ना, कनकरेंट रन करेगा ना, एक साथ हम रन कर सकता है दोनों। तो क्या लिखेंगे, मतलब एक साथ इंस्टेंस क्या है, कोई भी पहले रन करे हमको फर्क नहीं पड़ता, एक साथ तो नहीं हो पाया था, क्यों, सेम मेमोरी लोकेशन रहने पर। लेकिन अब मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, एक जगह रीड होगा एक जगह राइट होगा, हो सकता है वो सेम टाइम में हो सकता है, दो अलग मेमोरी को एक साथ में लोड और स्टोर कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब कि वो सेम टाइम में रन कर सकता है। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर बिगिन और एंड किए थे ना, वैसे ही इसके लिए कोड क्या लिखेंगे, पर बिगिन I1 I2 पर इंड। ये क्या है, पैरेलल बता रहा है, पैरेलल बिगिन पैरेलल इंड। मतलब क्या इससे हुआ कि I1 और I2 दोनों पैरेलली रन कर रहा है। बिगिन और एंड के मतलब क्या हुआ, I1 के बाद I2 आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये बॉक्स में क्या है, ये प्रेसिडेंस ग्राफ है और ये इसका कोड है। ये दोनों बॉक्स, ये है प्रेसिडेंस ग्राफ, ये है कोड, ये है प्रेसिडेंस ग्राफ, ये है कोड। तो हम लोग करना क्या है, हम लोग को इस टॉपिक में यही करना है। कि क्यों कर रहे थे बताना जरूरी था, कैसे करें स्टार्ट किए। अब इससे और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, थोड़ा सा आगे चलते हैं एक स्टेप हम लोग। ये हटाते हैं, बेसिक है तो हटाते हैं, बाद में कभी रिवीजन का टाइम रहे और लगे ऐसा कि भूल रहे हो तो नोट्स से रिवाइज करना। रिवीजन तो हमेशा ही करते रहना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई करके भूल गए हो क्या फर्क पड़ता है, पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ बराबर हो गया ना। पढ़ाई किए भूल गए तो बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ फायदा है, मान लो कभी रिवीजन कर लो, कुछ कुछ चीज उसमें से याद रह जाए, कि फिर भी ज्यादा अच्छा आउटपुट के लिए क्या करना होगा, ज्यादा अच्छा आउटपुट के लिए हम लोग को, कैमरा वाले भैया हंस रहे हैं, लगता है जाना है कहीं मिलने, तुम लोग जाते होगे मिलने के लिए, चाय कॉफी कैंटीन कैफेटेरिया। कुछ लोग थोड़ा आगे निकल चुके होंगे, जिनके रूटीन के इर्द गिर्द कहीं क्लब और डिस्को भी आया होगा। हमेशा नहीं, कभी कभी हुआ होगा। सही चीज है, कोई बहुत खराब नहीं है, मैं तो नहीं बोले खराब है, लेकिन हाँ हेल्दी में प्रैक्टिस होना चाहिए जो भी चीज का। ऐसा नहीं है वो क्लब जा रहे हैं तो डेली क्लब ही जा रहे हैं, हेल्दी वे में वीकेंड में कभी गए, कभी कुछ पार्टी किए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ यही तो है, हर काम को सही तरीके से करना, जो भी काम रहे। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करेंगे अच्छे से। मूवी देखने जाना है, जाएंगे मूवी ही देखेंगे, मूवी हॉल में बैठकर
पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है और पढ़ाई के टाइम में बैठकर मूवी के बारे में नहीं सोचना है। जब दोनों को आइसोलेट कर लिए हो तुम, समझो लाइफ सक्सेसफुल हो गया, तब बोलोगे क्या? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, दिन भर मूवी देखते हैं और पढ़ाई कभी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पढ़ाई सच में नहीं सोचते हैं और हमेशा मूवी ही देखते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल किए क्या? नहीं, वो मूवी बस ऐसे ही देख रहे थे। अगर मूवी के बारे में ही सोचकर कुछ और करते, मूवी देखकर कुछ लोग एक्टर बन गए, कुछ और बन सकते थे। एक मूवी को बनाने के लिए बहुत सारा चीज जरूरी होता है, वो कुछ नहीं सीख पाए, वो बस देखते रहे, अपना टाइम समय बर्बाद किए। वैसा नहीं करना है, जल्दी में प्रैक्टिस होना चाहिए। और अभी काम है तुम लोग को पढ़ाई करने का, तो पढ़ाई जरूरी है। तो अच्छा देखो, एक चीज हम बता रहे हैं, हम क्या बनाते हैं, एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं, ठीक, और उसके कोड को हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं।